नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष पद के लिए बिहार चुनाव के बाद फैसला संभव माना जा रहा है। विभिन्न जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नेता इस पद के लिए बताते चले कि लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ आरएसएस नेताओं ने भी संपर्क साधा जा रहा है और मोहनलाल बडौली के भविष्य पर भी निर्णय चुनाव नतीजों के बाद ही तय होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या यहां पर प्रदेश अध्यक्ष रिपीट किया जाएगा या फिर कोई और सामने निकल कर आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष के चयन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद हरियाणा बीजेपी को उसका नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। और इसके साथ ही वीरेंद्र सोनी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा की शुरुआत सर मैं आपके साथ करूंगा। महेश जी, ये माना जा रहा है कि बिहार का चुनाव जब संपन्न हो जाएगा, परिणाम आ जाएगा, तब हरियाणा की बारी होगी और हरियाणा में बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनेगी। क्या आपको लग रहा है कौन आ सकता है, क्योंकि इस रेस में तमाम नाम सामने निकल कर आए हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बिहार चुनाव से बहुत ज़्यादा इस पूरे मामले को जोड़ने की ज़रूरत है। करीब एक हफ्ते से इंतजार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सूचना दे रहे हैं कि वो फूल मालाएं लिए तैयार खड़े थे और किसी भी वक्त इसका ऐलान होना था, लेकिन फिलहाल किन्हीं कारणों से उसे टाला गया है। बिहार चुनाव कोई बहुत बड़ा कारण हो ऐसा इस फैसले को रोकने के पीछे ऐसी वजह नजर नहीं आ रही। फिलहाल एक लंबी फेरिस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो बार बार सामने आ रही थी वो ये था कि मौजूदा जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मोहनलाल बडौली, क्या उन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है, ये सवाल था। लेकिन मुझे लगता है कि सवाल का जवाब ये है कि मोहनलाल बडौली को रिपीट नहीं किया जाना है और नया चेहरा ही सामने आ सकता है। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, हिसार से उनका संबंध है, डॉक्टर कमल गुप्ता, उनके नाम का भी जिक्र किया गया कि जिसमें प्रदेशाध्यक्ष उन्हें बनाया जाए। इसके अलावा करनाल पानीपत के इलाके से संबंध रखते हैं, वो भी पूर्व लोकसभा सांसद संजय भाटिया, उनके नाम का भी जिक्र जोर शोर से इस वक्त चल रहा है। एक और नाम जो जिक्र से दूर है वो है सुरेंद्र पूनिया का, मौजूदा प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी, वो भी किसी एक संभावना के साथ सामने आ सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि अभी इस पर फैसला, जो अंतिम फैसला है वो उसकी घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो करीब एक हफ्ते पहले से ये इंतजार लगातार किए जा रहे थे कि किसी भी वक्त ये जो फैसला है, जो नाम है, वो सामने आ सकता है। और फूल मालाएं लिए तमाम ये कार्यकर्ता तैयार खड़े थे। लेकिन अभी आज की तारीख में इतना भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जा सकता है कि मौजूदा जो प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली हैं उन्हें रिपीट नहीं किया जा रहा। इस तरह की संभावनाएं हाल फिलहाल नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, आपको क्या लगता है, क्या यहां पर प्रदेश अध्यक्ष रिपीट होगा या फिर कोई नया आएगा? और अगर नया आएगा तो किन चीजों को ध्यान में बीजेपी रखेगी? देखिए, अगर मोहनलाल बडौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाना होता तो पार्टी हाईकमान पहले ही स्वीकृति दे देता, तो इतने समय तक लटकाने की आवश्यकता थी नहीं। तो इससे आसार तो यही लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। लेकिन उनका मुख्यमंत्री के साथ जो समीकरण है और जो सक्रियता है वो उनके लिए एक उपलब्धि है। मोहनलाल बडौली ने मुख्यमंत्री के साथ अपना समीकरण बिठाने में और पार्टी को सक्रिय करने में भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब सत्तारूढ़ दल होता है तो सक्रियता तो स्वयं आ ही जाती है, क्योंकि सरकार ही पार्टी चलाती है। तो उसमें कोई ऐसी विशेष वो ऐसा लगता नहीं है कि सक्रियता जो है वो संगठन के स्तर पर कोई ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। और जहां तक अब कौन विकल्प हो सकता है,
देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने ये तय करना है कि किस जाति से और किस क्षेत्र से अध्यक्ष बनाना है। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण, ये संतुलन साधना है। तो इस संतुलन के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय हाईकमान है वो विचार विमर्श कर चुका है। जो कि अपने संगठन मंत्री हैं पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर BL संतोष, वो सभी नेताओं से विचार विमर्श कर चुके हैं, सभी की राय ली जा चुकी है। देखिए, पार्टी में राय सभी की ली जाती है, लेकिन निर्णय हाईकमान का होता है। तो ऐसे देखिए, पहले OBC अध्यक्ष बनाने की बात थी, तो नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया गया था। अब कांग्रेस ने बाद में उसका अनुसरण किया, लेकिन पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसे में ब्राह्मण चेहरे के रूप में जो है मोहनलाल बड़ौली को लाया गया। अब पार्टी को तय करना है कि क्या जाट समाज से अध्यक्ष बनाना है, तो विकल्प महिपाल ढांडा भी और कैप्टन अभिमन्यु भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अब देखिए, जो मंत्री पद है, अगर जो वो मंत्री जो भी हैं वो अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है, इच्छुक नहीं है। जो सत्ता सुख होता है उसको त्यागने को कोई तैयार नहीं है। अब अगर दलित समाज से क्या कृष्ण बेदी है, चाहे कृष्ण पवार विकल्प हो सकते हैं, लेकिन क्या वो मंत्री पद छोड़ेंगे? तो मतलब एक है, चाहे महिपाल ढांडा है, तो मंत्री पद तो छोड़ना उनके लिए एक असंभव सा लगता है, लेकिन जब पार्टी हाईकमान का आदेश होता है तो सभी को स्वीकार्य होता है। अगर अग्रवाल समाज से बनाने की बात है तो इसमें असीम गोयल का भी नाम आता है और कमल गुप्ता का नाम भी आया है। क्या महिला को अध्यक्ष बनाया जा सकता है? डॉक्टर कमला वर्मा के बाद कोई महिला पार्टी की अध्यक्ष बनी नहीं है। और ये भी है कि क्या संघ से किसी नए कार्यकर्ता को अध्यक्ष के रूप में भेजा जा सकता है? कभी प्रोफेसर गणेशी लाल को जो है भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया था, वो विद्यार्थी परिषद के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे और प्राध्यापक थे। तो ऐसे में पार्टी नए नए प्रयोग करती रहती है और अब देखना है कि पार्टी किस रूप में नए विकल्प की तलाश करती है। अगर पंजाबी समाज से अध्यक्ष बनाने की बात है तो संजय भाटिया उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं और उसके अंदर जो है अलग मनीष ग्रोवर का नाम भी चर्चा में है, लेकिन संजय भाटिया पर क्योंकि मनोहर लाल जी की एक विशेष उन पे कृपा रहती है तो उनका नाम ज्यादा रूप से, अधिक सक्रिय रूप से लिया जा रहा है और एक अच्छे विकल्प भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी तक तो कहना जल्दबाजी में होगा कि पार्टी किस जाति से और किस क्षेत्र से अध्यक्ष बनाती है। असीम गोयल का क्योंकि नारायणगढ़ से, वो नायब सिंह सैनी का भी है, अम्बाला जिला से जुड़ते हैं, तो इसलिए उनकी संभावना बनती नहीं है। अब क्या किसी मंत्री को यह दायित्व दिया जाएगा या संगठन में नए चेहरे को कोई दायित्व दिया जाएगा? ये पार्टी कोई नया प्रयोग करना चाहेगी, किसी महिला को जिम्मेदारी देना चाहेगी? ये बहुत कुछ अभी पार्टी की रणनीति पर निर्भर करता है। महेश जी, अगर कांग्रेस का देखा जाए तो राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उतारा गया, सामने लाया गया, और अब क्या बीजेपी क्या इसी तरीके का कोई प्रदेश अध्यक्ष ला सकती है? अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो आप क्या समझते हैं, कौन आ सकता है? देखिए, जातिगत समीकरण के लिहाज से हालांकि बहुत सारे इक्वेशंस बनाए गए हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। मेरे सहयोगी वीरेंद्र जी भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जातियों पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेल सकती है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत विचार पूछे तो मुझे लगता है कि जाट पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दाव खेल सकती है। इससे पहले भी दाव खेला है, ओपी धनखड़ के रूप में ये दाव खेला गया है, सुभाष बराला के रूप में ये दाव खेला गया है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जाटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर सकती है। वजह क्या है? दरअसल जिस तरीके से DSC डेप्राइव्ड शेड्यूल्ड क्लास का एक अलग वर्गीकरण अनुसूचित जाति में करवाया गया, तो अनुसूचित जाति का एक खास वर्ग, कुछ खास जातियां सीधे सीधे पारंपरिक वोटर में तब्दील हो चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्हें बीजेपी का साथ बड़ा सुहाना लगा है। अब अगर पंजाबी वोटर्स की बात की जाए तो पंजाबी वोटर्स में मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि हरियाणा की राजनीति में अब भी पूरा दखल रखते हैं, भले ही केंद्रीय राजनीति वो कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में सुपर सीएम आज भी मनोहर लाल खट्टर को माना जाता है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाबी वोटर चलेगा, क्योंकि उनकी मौजूदगी ये सुनिश्चित कर रही है कि हरियाणा प्रदेश का जो वोटर है वो भारतीय जनता, पंजाबी वोटर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। जहां तक वैश्य वोटर्स की बात है तो एक विकल्प भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा वोकल कौन है? सबसे ज्यादा अगर वोकल कोई हरियाणा प्रदेश की राजनीति में नजर आता है राजनीति में, तो जाट वोटर सबसे ज्यादा वोकल होता है। अब मुझे लगता है कि ओपी धनखड़ के बाद, सुभाष बराला के बाद एक बार फिर से जाट का चेहरे को सामने करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
की जा सकती है। अब जाट चेहरों में महिपाल ढांडे का जिक्र किया गया, लेकिन महिपाल ढांडा अपनी शिक्षा मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है वो निभाते हुए काफी ज्यादा खुश इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरफ झुकने की जरा भी कोशिश महिपाल ढांडा की तरफ से की जाएगी। वो अलग बात है कि पार्टी का आदेश हो। अब दूसरा जो नाम सामने आ रहा था वो कैप्टन अभिमन्यु का, लेकिन पिछले 15 सालों से 20 सालों से हमने देखा है कि कैप्टन अभिमन्यु के नाम का जिक्र तो हर बार चलता है और ये भी कहा जाता है कि पैनल में सिर्फ 2 नाम बचे थे, लेकिन दूसरा नाम ही हमेशा पार्टी ने तय किया। कैप्टन अभिमन्यु पर कभी दाव नहीं खेला। तो इस बार भी मुझे लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु का नाम भले ही जाट लीडरशिप के तहत प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर आखिर तक रखा जाए और पैनल में 2 नाम रह जाएं, लेकिन वो कैप्टन अभिमन्यु नहीं होंगे। ये हर बार हमने देखा और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब जाट चेहरों में और कौन सा चेहरा बच सकता है? मुझे लगता है कि सुरेंद्र पूनिया, जो कि अभी संगठन में काफी अच्छी पकड़ वो बनाए हुए हैं, मनोहर लाल खट्टर के भी नजदीकी थे और उसके बाद अब नायब सिंह सैनी के भी बेहद नजदीक वो बने हुए हैं, संगठन की पहली पसंद है। तो यहाँ सुरेंद्र पूनिया प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जाट चेहरे के रूप में उन पर दाव खेले। और जब से जुलाना में संदीप लाठर एएसआई की आत्महत्या का मामला सामने आया है, उसके बाद जाट वोटर्स में भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर थोड़ी सहानुभूति देखने को मिली है। और जिस तरीके से आश्रितों के लिए जो उनकी धर्मपत्नी है एएसआई, मृतक एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी का जिक्र किया गया, उनके बच्चों की शिक्षा का जिक्र किया गया और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरीके से शोक संवेदना प्रकट करने उनके अंतिम संस्कार पर जुलाना पहुंची। तो ऐसे में यहाँ जाट वोटर्स का भी थोड़ा झुकाव इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है और इस मौके का भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। और जो सख्ती भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाट वोटर्स में देखने को मिल रही थी, खासकर किसान आंदोलन के बाद ये जो सख्ती है ज्यादा तलखी में देखने को तब्दील होती हुई नजर आ रही थी। और इसका फायदा कहीं नहीं, थोड़ा फायदा इंडियन नेशनल लोकदल उठाने की कोशिश में थी और बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस में जाट वोटर्स की लामबंदी देखने को मिल रही थी। तो किसी हद तक अब ये लामबंदी तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और जाट वोटर्स को एक तरीके से अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब की जा सकती है। वीरेंद्र जी, जब सीएम चेहरे का चुनाव होता है, चुनाव जीतने के बाद, तब तमाम चेहरे रेस में होते हैं, मीडिया भी तमाम चेहरों का जिक्र करती है, लेकिन अंत में बीजेपी एक ऐसा निर्णय लेकर आती है जिससे कि सभी चौंक जाते हैं। नायब सिंह सैनी और चाहे राजस्थान सरकार की बात कर ली जाए, तो क्या कुछ ऐसा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी देखने को मिल सकता है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या एक्सपीरियंस व्यक्ति को यहां पर ये मौका मिलेगा? वीरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? वीरेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महेश जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। महेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि देखिए, जिस तरीके से हमने हरियाणा में देखा, सीएम फेस को लेकर तमाम चेहरे सामने निकल कर आ रहे, तमाम नाम रेस में चल रहे, लेकिन इन सबसे इतर एक अलग नाम सामने आता है। तो क्या ऐसा इसमें भी देखने को मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? महेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि जाट चेहरे पर दाव भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है और फायदे का सौदा भारतीय जनता पार्टी इसलिए मान रही है कि वो जो पूरा घटनाक्रम ये सही संदीप लाठर की आत्महत्या का मामला और उससे पहले पूरी हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त दबाव झेल रही थी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले को लेकर और खासकर अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो सरकार को लाल आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अब जब एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या का मामला सामने आया, उसका वीडियो सामने आया, उसके बाद एफआईआर दर्ज करवा दी गई पी अमनीत कुमार के खिलाफ, वाई पूर्ण कुमार की धर्म पत्नी, उनके पी अमनीत कुमार के भाई के खिलाफ जो कि विधायक हैं आम आदमी पार्टी पंजाब से, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और इसके अलावा जो गनमैन थे वाई पूर्ण कुमार के, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। उसके बाद से मुझे लगता है कि जाट वोटर्स में थोड़ा डेंट जरूर देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरमी जो है जाट वोटर्स में देखने को मिली थी और मुझे लगता है कि वो जो घटनाक्रम है वो यू टर्न एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी ये भरपूर कोशिश करेगी कि जो सबसे वोकल, जो सबसे
सबसे ज्यादा खिलाफ खड़े वोटर्स नजर आते हैं हरियाणा प्रदेश में। खासकर बीते लोकसभा और विधानसभा चुनावों का जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट वोटर्स बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए थे। तो ऐसे में अब जाट वोटर्स को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक कर सकती है, और अगर प्रदेशाध्यक्ष जाट चेहरा भारतीय जनता पार्टी देती है तो यकीनन फिर उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी और जाट नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश, जाट समाज के जो बड़े खाप के नेता हैं उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश के एक पुल के रूप में, एक ब्रिज के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और आने वाले वक्त में अगर इस रास्ते भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, खासकर प्रदेशाध्यक्ष के नाम को लेकर, चेहरे को लेकर, मुझे लगता है कि ये जो दिशा है भारतीय जनता पार्टी के लिए सही दिशा हो सकती है। और संभावना इस बात की मैं जाहिर कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में अब इसके समर्थन में फैसला लेने जा रही है। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, देखिए इस समय हरियाणा में हाल ही में कई मामले सामने निकल कर आए। आईपीएस वाई पूरन कुमार का मामला हो, संदीप लाठर का मामला हो, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ मामला हो, जिस तरीके से गन्ने के दाम बढ़ाए गए लेकिन उसमें से कुछ किसान ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे। वहीं चाहे किसानों के धान की खरीद का मामला हो, इसको लेकर भी कई जगह विरोध किया गया। ऐसे में जो नया अध्यक्ष बीजेपी का बनाया जाएगा उसके आगे क्या कुछ चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल तो 3 वर्ष का होता है, लेकिन 2029 में चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से 1 वर्ष बचता है, तो 1 वर्ष के लिए कोई नया अध्यक्ष तो बनेगा नहीं, तो ये उसी का दायित्व होगा। विधानसभा चुनाव उसकी देखरेख में ही लड़े जाएंगे, तो इसलिए पार्टी जल्दबाजी में नहीं है। तो देखिए, बड़ा सोच विचार विमर्श करके निर्णय करना है पार्टी को। और देखिए, अब पार्टी का अध्यक्ष का काम तो देख ही रहे हैं, बड़ोली जी चल रहा है, महामंत्री भी चल रहे हैं। देखिए, कृष्ण बेदी जो है हालांकि मंत्री भी हैं और पार्टी के महामंत्री भी हैं, मतलब पार्टी का काम भी देख रहे हैं और सत्ता का भी, मतलब संगठन और सत्ता दोनों का। तो हालांकि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है, लेकिन पार्टी में कई बार निर्णय लेने में विलंब हो जाता है। तो इसलिए अब एक तो जो नया अध्यक्ष होगा वो कैडर का होगा, बिना कैडर का तो होगा नहीं। मतलब जो दूसरे दलों से लोग आए हुए हैं वो अध्यक्ष पद का उनको दायित्व नहीं दिया जाएगा। पार्टी ऐसा कोई जोखिम लेगी नहीं, और जो अध्यक्ष होगा उसको 2029 का चुनाव भी लड़ाना है, वो स्वयं चुनाव लड़ने वाला नहीं, लड़ाने वाला होगा। तो ये सब बातें सोच विचार विमर्श करके पार्टी को निर्णय लेना है। तो अब केंद्रीय नेताओं ने तो सबसे विचार विमर्श किया है। अब जो पार्टी के प्रभारी हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, वो जाट समुदाय से हैं, लेकिन पार्टी का एक निश्चित मत बना हुआ है कि जाटों के साथ पार्टी के साथ तालमेल नहीं बैठ सकता। पार्टी ने बहुत प्रयास किए हैं, पार्टी का ये मत लगता है कि जो भी जाट होगा वो उसको एक सत्ता चाहिए, वो सत्ता से जुड़ा रहना चाहता है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को भी अध्यक्ष बनाया गया था, तो अब पार्टी दोबारा उसी राह पर भी लौट सकती है। तो ऐसे में जाट समाज से अध्यक्ष बनाया जा सकता है, पार्टी के सामने विकल्प खुले हैं। लेकिन यहां भी जातीय समीकरण को लेकर पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं में मतभेद हैं। मतभेद होना सामान्य बात है, दूसरे दलों में भी होते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो मतभेद होते हैं वो नजर आते हैं, उनका सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण होता है, सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मतभेद होते हुए, नेताओं की गुटबाजी होते हुए वो दिखाई नहीं देते। वो बाहर ऐसा दिखाई देते हैं कि वो एक मत है, लेकिन अंदर उनमें भी खींचतानी है। कांग्रेस से कम खींचतानी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। फर्क इतना कि भारतीय जनता पार्टी की दिखाई नहीं देती, कांग्रेस की दिखाई देती है। कांग्रेस के नेता सार्वजनिक रूप से प्रकट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर ही अंदर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे में पार्टी इस बात में भी दुविधा में है कि प्रदेश अध्यक्ष किस जाति से होना चाहिए, किस समुदाय से होना चाहिए। इसके लिए भी लॉबिंग हो रही है, सभी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। मनोहर लाल जी का अलग मत है, दूसरे नेताओं का अलग मत है, तो सबका अलग अलग। जब देखिए ये मत तो रहते ही हैं, लेकिन जब सामूहिक निर्णय हो जाता है तो सभी उस निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में पार्टी किस दिशा में सोचती है, 2029 का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की क्या रणनीति है, तो ये पार्टी को सोचना है। देखिए, मनोहर लाल जी पंजाबी समुदाय से हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर ओबीसी हैं, राव इंद्रजीत भी हैं। तो ऐसे में पार्टी अब किस जाति को अपना प्रमुखता देती है, ये पार्टी पर, रणनीतिकारों पर निर्भर करता है। तो हो सकता है कि इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर नेताओं में सहमति ना बन पाए तो मोहनलाल बड़ोली पर दोबारा भी दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, लोकसभा का चुनाव हार गए थे। तो अब लगता है कि 2029 का चुनाव भी वो ना लड़े। तो ऐसे में कई विकल्प हैं, कई संभावनाएं हैं इस पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कुछ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दावे के साथ घोषणा नहीं कर सकता
तो ऐसे में कोई भी जो है पार्टी निर्णय ले सकती है, कोई भी चौंकाने वाला निर्णय हो सकता है। महेश जी, एक सवाल है हमारा कि बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष चुना तो पार्टी से कुछ नेताओं ने सवाल खड़े कर दिया और वो मीडिया में भी सामने निकल कर आया। ऐसी स्थिति ना बने तो ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है। वीरेंद्र जी भी वही जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो रीति नीति नहीं है कि किसी भी तरह का विरोध किया जाए। किसी भी फैसले तक अगर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार पहुंचते हैं तो उस फैसले में किसी तरह का गतिरोध, किसी तरह की अंतर विरोध की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी में ना पहले देखने को मिली है, ना आगे देखने को मिलेगी। और एक जो चेहरा सबसे तलखी के साथ जो अपना विरोध दर्ज करवाया करते थे, अनिल विज, आपको याद होगा जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त भी उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी और वो उठकर चले आए थे। तो ये मानकर चलिए कि अनिल विज सरीखे नेता ही किसी तरह की विरोध की आवाज उठा सकते थे, वो नाराजगी जाहिर कर सकते थे। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की जाए तो अतीत में राव इंद्रजीत जरूर मनोहर लाल खट्टर के साथ थोड़ा सा खींचते हुए नजर आए थे। उसके अलावा एक रैली के मंच पर आमने सामने की स्थिति भी बनती हुई वहां पर दक्षिण हरियाणा के इलाके में, गुरुग्राम के इलाके में देखने को मिली थी। राव इंद्रजीत और मनोहर लाल खट्टर के बीच उस वक्त लग रहा था कि थोड़ी दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन अगर सार्वजनिक बयान की बात की जाए तो अनिल विज से अलग कोई नाम भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में हाल फिलहाल नहीं था जो कि पार्टी के किसी भी फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, कोई ऐसी चुनौती जिसे कहा जाए कि अंतर विरोध की स्थिति आ सकती है, टकराव की स्थिति आ सकती है, पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी कर सकता है, ये परिस्थिति कभी भारतीय जनता पार्टी में हाल फिलहाल ऐसे हालात नहीं है। तो ये चुनौती नहीं है। चुनौती किस बात की है कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो अपने किले को और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूत करने की कोशिश करते हैं और मजबूती इस कदर हो कि वो जो तमाम वोटर्स हों उनकी जाति से, यानी जिसे भी प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए वो अपनी जाति के वोट खींच कर लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करे। अगर ऐसा कोई चेहरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा है। लेकिन उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पास एक एडवांटेज भी है, एक अपर एज भी है। वो क्या है? वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आज भी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल की कांग्रेस पार्टी ने और हरियाणा प्रदेश में आती हुई सरकार खो बैठे कांग्रेस पार्टी के लोग। आज भी क्या परिस्थितियां बदली हैं? क्या कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की दूरियां खत्म हुई? क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की दूरियां खत्म हुई? क्या कैप्टन अजय यादव और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की दूरियां खत्म हुई? बिल्कुल महेश जी, हाथ जरूर मिले थे मंच पर लेकिन दिल मिलते हुए अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष के चयन को लेकर सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद इसका फैसला जल्द कर दिया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।